राजमिस्त्री काम से वापस लौटता है और आते समय उसे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। रात के समय जब अपनी बाइक से आ रहा था तो अचानक से रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था। इसके बाद यहाँ पर जो राजमिस्त्री होता है जैसे तैसे उनसे बचते बचाते अपने घर लौटता है, लेकिन जैसे वो अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और इस बात को देखकर राजमिस्त्री को कुछ महसूस होने लगता है। पूरी रात भर वह घर के अंदर आराम करता है और इसी बात के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह अपने बच्चे को गोद में लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद जब 2 साल बाद वह वापस लौटकर अपनी पत्नी की हालत देखता है तो इसकी जो पत्नी होती है वह एकदम से रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कौन था वह राजमिस्त्री और किस वजह से वह अपने घर को छोड़कर गया था और उसकी पत्नी क्यों उससे माफ़ी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक छोटे से गाँव के अंदर एक रिंकू नाम का लड़का रहा करता है। रिंकू जो कि जवान हो चुका है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो उसने की नहीं है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशियों के साथ जिया करता है क्योंकि उसके माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और इतना तो कमा ही लिया करते हैं कि बच्चे का गुजर बसर आराम से हो जाए। यहाँ पर रिंकू के एक रिश्तेदारी में शादी होती है और उस शादी के अंदर रिंकू को भेजा जाता है और रिंकू भी अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जब वह शादी में इधर उधर लोगों को देख रहा था तो तभी अचानक से उसकी नज़र एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और जैसे ही यहाँ पर जो रिंकू होता है उस लड़की को देखता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। शादी के समय में बार बार वह उस लड़की की तरफ देखता है। इधर जो लड़की होती है वह भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि यह लड़का उसकी तरफ देख रहा है और फिर दोनों की आंखें मिलने लगती हैं। तभी यहाँ पर रिंकू मौका देखकर उस लड़की के पास चला जाता है और पास जाने के बाद कहने लगता है कि क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा। इधर यहाँ पर जो ये लड़की थी इसका नाम होता मोनिका और मोनिका भी इसी शादी के अंदर आई हुई थी और जब वो ये सुनती है कि ये उसका नंबर मांग रहा है तो वह भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाती है और एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसे दे देती है, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे को देखा जा रहा था और दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बातें होती हैं और बातों का सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ता है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि जानी बूझी रिश्तेदारी थी, तो उसमें से इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी मोनिका होती है वो घर के अंदर रहने लगती है। अब जैसे ही वो घर के अंदर रहने लगती है तो स्टार्टिंग के 6 महीने से 1 साल तक का जो समय होता है वह तो बड़ी आराम से व्यतीत हो जाता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि रिंकू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। तो माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला लिया करते और रिंकू को तो कभी कभाई मजदूरी पर जाना पड़ा करता था। लेकिन जैसे ही साल कंप्लीट होता है तो साल कंप्लीट होते होते जो माता पिता होते हैं वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद अब घर का खर्च चलाने के लिए रिंकू को संघर्ष करना पड़ता है। वह काफ़ी सोचता है इस बारे में और फिर अंत के दर्जे उसे एक ही काम मिलता है कि वह रेगुलर मजदूरी पर जाएगा तो उसके घर का खर्च भी इसी तरह से चल जाएगा जिस तरह से उसके पिता चलाया करते थे। यहाँ पर जो रिंकू होता है वह शुरू में मजदूरी पर जाने लगता है, यानी कि जो बेलदार हुआ करता है मिस्त्री के साथ उस तरह की मजदूरी करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वह मजदूरी करता करता कब मिस्त्री बन जाता है उसे भी पता नहीं चलता है और उसे अच्छी खासी झाड़ी मिलने लगती है। जब तक वह मिस्त्री बनता है तब तक उसको एक लड़का भी हो चुका था और उसके बाद रिंकू और मोनिका ने फैसला किया था कि वह इसके बाद एक भी बच्चा नहीं करेंगे और इसी को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। यहाँ पर रिंकू भी इस बात से सहमत था और मोनिका भी इस बात से सहमत थी। यहाँ पर दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत गहरा प्यार था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से जब इन्हें लगता है कि अब जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी और कैसी भी परेशानी नहीं है, उसी समय पर जो रिंकू का इकलौता लड़का होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के चलते रिंकू बड़ा ही घबरा जाता है और उसका इलाज करवाने के लिए इधर उधर से पैसे कर्ज पर ले लेता है। काफ़ी लंबा उसका इलाज चलता है और इलाज चलने के दौरान उसके ऊपर लगभग 50,000 रुपए का कर्जा भी हो गया था। बच्चा तो उसका ठीक हो गया था, लेकिन इस कर्जे की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है। अब मोनिका जब अपने पति रिंकू को इस तरह से परेशान देखती है तो उसे समझाने लगती है, कहती है कि किस बात पर तुम ऐसे परेशान हो और ऐसे कर्ज हर किसी पर हो जाया करते हैं। लेकिन रिंकू कहता है कि नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल पहली बार मैंने किसी से कर्ज लिया ना, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर जो मोनिका होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसके बाद जो रिंकू होता है वह भी अपनी झाड़ी करने लगता है। लेकिन अब जब बच्चे की दवाई भी चल रही है और साथ में घर का खर्च भी है तो कर्ज को चुकाने के लिए उसके पास पैसे इकट्ठा नहीं होते हैं और समय नज़दीक आ रहा था।
इसके बाद यहाँ पर जो रिंकू होता है वह एक शाम जब बैठा बैठा सोच रहा था तो उसे लगने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को मजदूरी पर ले जाऊं, क्योंकि अक्सर ऐसे राजमिस्त्री हुआ करते हैं जो अपनी पत्नियों को अपने साथ बेलदारी पर ले जाया करते और साथ में काम करवा कर अच्छी खासी झाड़ी दोनों पति पत्नी कमा लिया करते। वह सोचता है कि अगर मेरी पत्नी मेरे साथ काम करेगी तो उसके बाद जो पत्नी कमाएगी उन पैसों से तो घर का खर्च चल जाएगा और बाकी जो मेरे पैसे होंगे उनमें से कुछ से बच्चे की दवाई ले आऊंगा और बाकी पैसों से कर्ज चुकाने की तैयारी करने लगूंगा। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो रिंकू होता है वो ऐसा ही करने लगता है और उसकी पत्नी से जब वह इस बात को बताता है तो पत्नी भी एकदम से हामी भर लेती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसी तरह से समय व्यतीत होगा। ऐसा कहकर जो पत्नी होती है वह मजदूरी पर जाने लगती है और धीरे धीरे करके इनका कर्ज लगभग फारिगी होने वाला था, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था। उसी दौरान यहाँ पर जो रिंकू होता है उसे एक गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजेश, और राजेश उससे कहता है कि भाई मेरे यहाँ पर काम कर लो और बताओ कितने पैसे लोगे। तो रिंकू अपनी झाड़ी बता देता है और वह व्यक्ति उसे काम करवाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसके बाद उसके यहाँ पर काम करने के लिए दोनों पति पत्नी जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है वह अपना काम करवा रहा था इन दोनों से, तो उसी दौरान उसकी नज़र इसकी पत्नी मोनिका पर पड़ती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जो राजेश होता है वह पूरी तरह से बिना शादी के रह गया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई ऐसी टोक लगी हुई थी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। हालांकि रुपया पैसा उसके पास अच्छा खासा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है राजेश, वह उसकी पत्नी की तरह तरह से तारीफ करने लगता है। जब कभी वह उसकी पत्नी को अलग से देखा करता तो उससे कहने लगा करता कि तुम कितनी खूबसूरत हो और इस तरह से तुम्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो मोनिका होती है वह स्टार्टिंग में तो इसकी बातों पर कोई ज़्यादा गौर नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काम चलता रहता है और यहाँ पर जो राजेश होता है वह बार बार आकर मोनिका से यही बात किया करता, तो उसके बाद वह भी उसकी बातों पर गौर देने लगती है और मन ही मन वह उसे चाहने लगती है। इधर यहाँ पर जो राजेश होता है वह तो चाहता यही था कि किसी भी तरह से इससे बातचीत हो जाए और उसके बाद जीवन आराम से व्यतीत होगा। यह सोचते हुए यहाँ पर जो राजेश होता है वह अपने मसरूबों में कामयाब हो जाता है और उसके बाद एक दिन मौका देकर उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनिका होती है वह कहने लगती है कि ऐसा मत कहिए, मेरे पति हैं और मेरे पति को अगर ये बात पता चल गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो राजेश होता है वह कहता है कि फिर उन्हें बताने वाला कौन है कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मोनिका होती है वह चुप सी रह जाती है और यही एक इशारा था राजेश के लिए कि मोनिका भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन यहाँ पर जो राजेश होता है वह मोनिका से मिलने के लिए कहने लगता है। कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है और बताओ तुम मुझसे कब मिलोगी। तो यहाँ पर जो मोनिका होती है वो एकदम से पहले तो चुप रह जाती है, लेकिन जब दोबारा से राजेश इस बात को पूछता है तो वो कहने लगती है कि ठीक है, इसके बारे में मैं तुम्हें कल बता दूंगी और कल बात करते हैं। अब यहाँ पर राजेश दूसरे दिन का वेट करता है और दूसरे दिन जैसे ही दोनों पति पत्नी काम पर आते हैं तो यहाँ पर जो उसका पति होता है जब वह वॉशरूम करने के लिए जाता है तो उसी समय राजेश उसके पास आता है और पूछने लगता है कि बताओ मोनिका, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम मुझसे मिलोगी या नहीं मिलोगी। तो यहाँ पर जो मोनिका होती है वो कहती है कि हाँ मिलूंगी, कल ऐसा करना दिन के समय में जब मेरा पति यहाँ पर काम पर आ जाए तो उसके बाद मेरे घर आ जाना और मैं घर में ही तुम्हारा वेट करूँगी, क्योंकि कल मैं पेट दर्द का बहाना बनाऊंगी और उसके बाद जो मेरे पति होंगे वह मुझे नहीं लेकर आएंगे और खुद ही अकेले मजदूरी पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर वह उसे पूरी बात बता देती है और इसके बाद अगले दिन ऐसा ही होता है। जब रिंकू मजदूरी पर आ जाता है तो उसके बाद वहाँ पर जो राजेश होता है वह सीधा उसके घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो शायद वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। यहाँ पर जो राजेश होता है वह जब तक रिंकू से यहाँ पर काम करवाता है तब तक तो वह उसके साथ मजदूरी पर आया करती है और कभी कभी बीच में टाइम मिल जाया करता तो वह अपने घर पर भी मिल लिया करते। लेकिन उसके बाद जब यहाँ का इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो रिंकू होता है वह तो और मजदूरी के लिए जाने लगता है। लेकिन राजेश रिंकू से बोलता है कि भाई अगर तुम्हारी पत्नी को कोई आपत्ति ना हो तो क्या वो मेरे खेतों में काम कर सकती है। तो यहाँ पर जो रिंकू होता है वह सोचने लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गाँव के गाँव में उसे मजदूरी मिल जाएगी और उतने ही पैसे वो देने के लिए कह रहा था। तो रिंकू कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरी पत्नी को भी इधर से उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो राजेश होता है वह उसकी पत्नी मोनिका को अपने खेतों में मजदूरी के लिए बुलाने लगता है और यहीं से सिलसिला और भी ज्यादा गहराने लगता है।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बात कहीं ना कहीं से उड़ते हुए रिंकू तक पहुंच जाती है और रिंकू को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि गांव के अंदर ये बात फैलने लगी थी। और जैसे रिंकू इन बातों को सुनता है तो उसके बाद एक शाम अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे बड़े ही प्यार से समझाता है। कहता है कि मोनिका देखो, हमारा एक बच्चा भी है और हम लोग काफी ज्यादा गरीब लोग हैं, तो इस तरह के काम तो ना ही करो तो ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो मोनिका होती है वह इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है रिंकू, मैं तो तुमसे प्यार किया करती हूँ और लोगों का क्या है, लोग तो बातें ही बनाया करते हैं और तुम भी इनकी बातों को सुनकर मुझसे ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर जो रिंकू होता है वो कहता है कि देखो, अगर ये बात ऐसे ही बनाई गई है तो ऐसा करो, तुम उसके खेत में काम करने के लिए मत जाओ और आज से यहीं पर रहो, क्योंकि अगर हमारी तुम्हारी बदनामी हो गई तो उसके बाद जिस तरह से राजेश की शादी नहीं हुई है उसी तरह से हमारे बच्चे की भी शादी नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो मोनिका होती है वो इस बात से चुपचाप रह जाती है और रिंकू साफ साफ बोल देता है कि अब तुम्हें मजदूरी पर जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी कर्जा था वो तो फारिग हो गया है और अब घर के खर्च के लायक मैं पैसे कमा लिया करता हूँ और बच्चे की दवाइयाँ भी इसी से आ जाया करती हैं। तो यहाँ पर अगले दिन से ही जो मोनिका होती है वह राजेश के खेतों पर नहीं जाने लगती है और घर के अंदर रहकर घर को देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर जो राजेश होता है उससे ये बात सहन नहीं होती है और उसके बाद वह मोनिका के घर के आसपास घूमने लगता है। एक दिन जो रिंकू होता है वह राजेश को घूमता हुआ देख लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी से कहने लगता है कि ये सब क्या है, ये यहाँ पर क्यों घूम रहा है। तो पत्नी मोनिका कहती है कि अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उससे जाकर पूछ लो, अगर तुम में हिम्मत है तो वही तुम्हें बता देगा। लेकिन यहाँ पर जो राजेश होता है वह दबंग परिवार से बिलोंग किया करता था। रिंकू की हिम्मत नहीं होती कि उससे जाकर कुछ पूछूं। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, घूमने दो, इससे तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर पत्नी मोनिका कहती है कि हाँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं तो अपना इसी तरह से घर के अंदर रहूंगी। ऐसा कहकर रिंकू तो अपने काम के लिए चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो राजेश होता है वह घर पर रहने लगता है और वही सिलसिला लगातार यहाँ पर भी अब चलता रहता है। अब ये बातें धीरे धीरे फिर से रिंकू के कानों तक पहुंच जाती हैं और इसके बाद जब उसे दोबारा से पता चलता है तो वह सोचने लगता है कि फिर से मैं पत्नी से कुछ कहूंगा तो वह सिरे से इस बात को खारिज कर देगी, इससे अच्छा तो मैं किसी दिन रंगे हाथों इसको पकड़ लेता हूँ। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो रिंकू होता है वह एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत अगले ही दिन वह सुबह सुबह जब उसकी पत्नी उसे खाना पैक करके देती है तो अपने काम के लिए चला जाता है। लेकिन वह काम पर ना जाकर एक ऐसी जगह पर छुप जाता है जहाँ से उसे अपना घर अच्छी तरह से दिखाई देता है और गाँव के अंदर ज़्यादा लोग भी नहीं हुआ करते। तो वह वहाँ पर बैठकर अपने घर पर निगाह रखने लगता है। तो थोड़ी देर में जैसा उसने सोचा था उसी तरह से राजेश आता है और जब राजेश आता है तो मौका देखकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलकर राजेश को घर के अंदर बुला लेती है। इस बात को देखकर यहाँ पर रिंकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के चलते यहाँ पर जो रिंकू होता है वह एकदम से हाथ में डंडा लेकर उस घर के अंदर घुस जाता है। अब चूंकि घर जो था वो रिंकू का था तो इसी वजह से रिंकू की हिम्मत बन जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है बेफिक्र होकर, क्योंकि उसके पति तो काम पर गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही सामने अपने पति को देखती है तो एकदम से उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह कहने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, आपको तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था ना, आप तो काम पर गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिंकू के चेहरे पर जो गुस्सा था वह उसे साफ साफ दिखाई देता है और रिंकू अपनी पत्नी को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर उसे राजेश भी मिल जाता है और जैसे ही वो डंडे से राजेश पर वार करने की कोशिश करता है तो जो राजेश होता है वह उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है और रिंकू जो होता है वह घर के अंदर ऐसे ही रह जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और उसे बुरी तरह से पिटाई लगाता है। आज इनके घर में पूरी तरह से कलह का माहौल है और रात तक ये कलह इसी तरह से चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के बाद रात हो जाती है, लेकिन घर के कलेश जो होता है वह बिल्कुल भी दूर नहीं होता है और इसके बाद दूसरे दिन सुबह भी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब रिंकू अपने काम के लिए जा रहा था तभी वह अपनी पत्नी मोनिका के पास आता है और एक बार फिर से उसे समझाता है। कहता है कि देखो, जो हो गया सो हो गया, मैं इन सभी बातों को भुला दूंगा, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अब तो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया है, आगे से ऐसा कुछ भी मुझे सुनने को ना मिले और फिलहाल मैं तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करता हूँ। हालांकि यहाँ पर मोनिका ने उसे ये नहीं कहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी जो रिंकू होता है वह चाह रहा था कि किसी भी तरह से उसका घर बसा रहे और ऐसा कुछ भी ना हो जैसा और लोगों के साथ होता है। ऐसे अपनी पत्नी को समझा बुझाकर वह वहां से दोबारा से काम के लिए चला जाता है और इसके बाद जो पत्नी होती है वह मन ही मन बहुत कुछ सोचती रह जाती है। रिंकू दिन भर काम करता है और शाम के समय जब वहां से वापस लौट रहा था तो गांव से पहले एक थोड़ी सी ऐसी जगह पड़ती है जहां पर ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं होता है और अक्सर जो रिंकू होता है वो उसी रास्ते से आया करता था। तो उसी दौरान जब वह रास्ते पर आता है तो वहां पर उसे 4 से 5 व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से कपड़े से कवर कर रखा था और जैसे ही यहाँ पर रिंकू को आता हुआ देखते हैं तो उसके बाद लाठी डंडे लेकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और रिंकू के पास आने का वेट कर रहे थे।
रिंकू की बाइक की जो लाइट होती है उन लोगों पर पड़ती है और जैसे रिंकू इन लोगों को यहाँ पर देखता है तो उसके बाद फौरन से अपनी बाइक मोड़ने लगता है। वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जो रिंकू होता है वह बाइक को मोड़कर तेजी से बाइक भगाकर दूसरे रास्ते से गाँव में घुस जाता है। अब फिलहाल वह बाल बाल बच गया था और वह ऊपर वाले का बहुत शुक्र मनाता है, क्योंकि ये जगह ऐसी ही थी। यहाँ पर गांव के कई लोगों को कई बार काफी ज्यादा चोटिल कर दिया गया था और एक व्यक्ति को तो इसी जगह पर इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर जो रिंकू होता है वह सोचता है कि आज तो बाल बाल बचा, और ऐसा सोचते हुए जब अपने घर पहुँचता है तो घर जाकर वह बड़ा ही सोच रहा था मन के अंदर कि अपनी पत्नी को बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हो गया और आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ और पत्नी भी मुझे सहानुभूति दिखाएगी। लेकिन जैसे वो घर जाता है, दरवाजा खटखटाता है और उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे उसका पति आता है तो एकदम से उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती है और वो कहने लगती है कि आप कैसे आ गए। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो रिंकू होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि ये मेरी पत्नी है या क्या बवाल है, जिसने मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर भी ये नहीं पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो। उसके बाद जो रिंकू होता है वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है और घर के अंदर चला जाता है। खाना किचन में रखा हुआ था, खाना उठाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन आज अपनी पत्नी से एक वर्ड भी नहीं बोलता है। शायद उसे महसूस हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ये उसकी पत्नी की ही करामात है। रात भर वह इसी बारे में सोचता रहता है कि पत्नी तो बहुत गलत कर रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बच्चा भी है, क्योंकि कई बार उसके दिमाग में ढेर सारे ऐसे विचार आए थे कि वो या तो अपनी पत्नी को उस दुनिया से विदा कर दे या खुद को इस दुनिया से विदा कर ले। लेकिन जब बच्चे की तरफ देखता है तो एकदम से वह इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और फिर से सोचने लगता है। सोचता सोचता रात भर वह एक फैसला करता है कि वह अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद अलग से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगा, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर अगर उसका बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी। यही सोचकर जो रिंकू होता है वह सुबह सुबह उठकर जल्दी अपने बच्चे को अपने साथ बाइक पर बिठाता है और वहाँ से चला जाता है बिना अपनी पत्नी से कुछ भी बोले, और वहाँ से एक दूसरे राज्य में आ जाता है। उसका बेटा पूछता है कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहता है कि बेटा हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे कहकर वह उसे वहाँ से दूसरे राज्य में ले आता है। वहाँ पर आने के बाद वह उस बाइक को बेचकर एक किराए के कमरे का जुगाड़ करता है और उसमें खाने पीने का सामान बनाने के लिए एक जगह बनाता है। वहाँ पर रहकर वह अपने बच्चे को पालने पोसने लगता है और धीरे धीरे 2 साल कब बीत जाते हैं इसको पता भी नहीं चलता है। रिंकू अच्छी तरह से पैसे कमा लेता है और कुछ पैसे इकट्ठा भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसका बेटा 2 साल बाद 5 साल का होता है तो उस टाइम तक वह माँ को पूछने लगता है पिताजी से कि पापा माँ कहाँ है और माँ कब तक मिलेंगी। तो उस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह बार बार उसे बहाना लगा दिया करता कि माँ बाहर गई हैं, माँ मामा को गई हैं, इस तरह के बहाने लगाकर उसे चुप कर लिया करता। लेकिन जैसे बेटा 5 साल का होता है तो उसके बाद वह जिद करने लगता है कि पापा मुझे तो माँ को देखना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह सोचने लगता है उसकी माँ के बारे में, और सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा अपने पिता की आंखों में आंसू देखता है तो नन्हे नन्हे हाथों से आंसू को पहुँचता है और कहता है कि पिताजी एक बार, बस मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर पिता को लगता है कि चाहे जो भी हो एक बार तो इससे इसकी माँ को मिलाना चाहिए, फिर उसके बाद मैं इसे यहीं पर रखूंगा और बिल्कुल भी उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूंगा। यही सोचकर यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बच्चे को अपने साथ लेता है और साथ लेने के बाद चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले कभी रहा करता था, जहाँ पर उसने सपनों का घर सजाया था। उस गांव के अंदर जाते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ढेर सारी बातें सोचता है, क्योंकि इस गांव के अंदर वह पला बड़ा है और ढेर सारी शैतानियां इसी गांव के अंदर की हैं। आस पड़ोस की वो जगह जिन जगहों पर कभी वो अपने यारों दोस्तों के साथ बैठा करता था बचपन में, वो सभी जगह उसे याद आती हैं। बातों को सोचते हुए आंखों में आंसू लेकर वह सीधा अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन बाहर से जैसी घर की हालत देखता है तो हालत को देखकर उसे लगने लगता है कि शायद इस घर के अंदर कोई रहा नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तो पड़ोस का ही एक व्यक्ति रिंकू को पहचानता है और कहता है कि रिंकू तुम इतने दिनों बाद यहाँ पर कैसे, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी तो पूरी तरह से पागल हो गई है। अब इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर वह पड़ोस का व्यक्ति उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी का जिस राजेश के साथ चक्कर चला हुआ था जब तुम यहाँ से चले गए, तो उसके बाद कुछ दिनों तक तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से जो राजेश होता है उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो राजेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। अब यहाँ पर तुम्हारी पत्नी अकेली रह जाती है और जब वह अकेली रहती है घर के अंदर तो उसे महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और अपने हंसते खेलते परिवार को इस तरह से उजाड़ दिया।
वह दिन रात तुम्हारी रट लगाई रहा करती और तुम्हें ढूंढने की बहुत सारी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं और उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह ना तो कुछ खाने पीने पर ध्यान दिया करती। गांव वाले जब उसकी इस हालत को देखते हैं तो उसे रोज रोज खाना दे दिया करते हैं और वह घर के अंदर ऐसी पड़ी रहा करती है। अगर कोई दे जाया करता तो खा लिया करती और उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। वह तो बस इस घर के अंदर रह जा रही है और उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर इस बात को सुनकर रिंकू को महसूस हो जाता है कि उसकी पत्नी को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा है, लेकिन फिलहाल जब उसकी हालत खराब देखता है तो उसके बाद वह सोचता है कि कोई बात नहीं, इसे माफ कर देते हैं और सबसे पहले इसे ठीक कराते हैं। बर्थडे को लेकर वह घर के अंदर जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति को देखकर पहचान तो रही थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से उसे याद नहीं था कि ये कौन है। यहाँ पर जो रिंकू होता है वह कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, लगता तो रहा है कि मैं तुम्हें जाना करती हूँ, लेकिन अच्छी तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, कहीं तुम मेरे दोस्त तो नहीं। इस बात को सुनकर जो रिंकू होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ अपने बच्चे के साथ। तो वो कहती है कि हाँ, खूब रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिंकू उन पैसों से, जो पैसे उसने इकट्ठा किए हैं, अपनी पत्नी को ठीक कराता है और जब उसकी पत्नी ठीक हो जाती है तो उसके बाद अपने पति से रो रो कर माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब तुम यहीं पर रहो बच्चे के साथ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। पति भी अपनी पत्नी की गलतियों को माफ कर देता है और उसके बाद आज तक वो लोग उसी घर के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।